नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आज जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं ओमिक्रॉन से आफत, ये इसलिए शो किया गया कि लोगों को ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी दहशत है। लोग काफ़ी तरह तरह की चर्चाएं भी करते हैं, इसको लेकर ढेर सारी सोशल मीडिया पे मिथ्स भी आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में एक भ्रम भी बन रहा है। इन सब समस्याओं को लेते हुए आज हम इस शो में बात करेंगे ओमिक्रॉन और कोरोना के लेकर हुए। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर पुनीत रिजवानी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत रिजवानी जी का परिचय दे दूं। आप वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर और हेड हैं। आपको करीब 20 वर्षों का अनुभव है। आप इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के फेलो भी हैं। आप एमडी फिजिशियन हैं और आपकी विशेषज्ञता हाइपर टेंशन, डायबिटीज़ जैसे लाइफ स्टाइल और क्रॉनिक डिजीज़ पे भी हैं। सर, हम चर्चा शुरू करते हैं कि जैसे अभी देश में भर में या देश क्या कहें, दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर ढेर सारी बातें आ रही हैं। इसके मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में इसकी बात करें तो कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर है। आपका इसमें क्या राय है? डेफिनेटली हेमंत जी, ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हुए यही लग रहा है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है और काफ़ी चांसेस हैं कि ये तीसरी लहर में तब्दील हो जाएगी। जी, अच्छा सर, तो इसमें अब हम किस तरह की समस्याएं आ रही हैं अगर बात करें तो किस तरह के इसके लक्षण आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना से जो पहला वेरिएंट था डेल्टा, क्या उससे अलग है? जी हाँ, ये डेल्टा वेरिएंट से अलग है और अच्छी बात है कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं। डेल्टा वेरिएंट जैसे खतरनाक सिम्टम्स नहीं है। ये लंग्स को बहुत कम इन्वॉल्व कर रहा है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, खांसी, ज़ुकाम, छींके आना, हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द रहना, यही सिम्टम्स कॉमनली रहते हैं पेशेंट, और इसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। जबकि डेल्टा वेरिएंट में था कि लक्षण ज़्यादा समय तक रहते थे, ऑक्सीजन कम होने की समस्या रहती थी और कई पेशेंट्स में लंग्स को भी इन्वॉल्व करता था। अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है। जी, अच्छा, कह रहे हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से दूसरे में फैल रहा है, तो इसकी रेशियो क्या है और कैसे समझें कि इसकी रेशियो काफ़ी तेज़ है? जी हाँ हेमंत जी, हालांकि ये इतना घातक वेरिएंट नहीं है, पर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने की उम्मीद है क्योंकि ये बहुत ही रैपिड स्पीड से फैलता है। अगर एक किसी को होगा तो काफ़ी चांसेस हैं कि उससे कांटेक्ट में जो लोग आएंगे उनको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा अपने को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जी, अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि इसकी गंभीर, जैसा आपने बताया कि इसके लंग्स पे असर कम पड़ रहा है, लेकिन अभी एक हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि भले इसकी गंभीरता कम है लेकिन जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें इसकी गंभीरता हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए सतर्क रहना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो पेशेंट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फेफड़ों की समस्याएं हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा जाता है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, अगर ज़्यादा नंबर होंगे, चाहे उसमें सीवियरिटी या कॉम्प्लिकेशंस कम में होते हैं, पर अगर नंबर ही 10 गुना हो जाएगा पेशेंट्स का तो डेफिनेटली अपन उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों में ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया है, अभी भी कुछ लोग कतरा रहे हैं वैक्सीन लेने से, तो वो तुरंत वैक्सीन लें क्योंकि अगले 1 से 2 महीने काफ़ी दिक्कत वाले हो सकते हैं उनके लिए। जी, अच्छा, जैसे कि आप लक्षणों की बात कर रहे थे कि उसमें ढेर सारे नए लक्षण जुड़े हैं, तो क्या इसमें स्वाद और सूंघने की जो क्षमता है, जैसे डेल्टा वेरिएंट में हो रहा था कि वो चला जा रहा था काफ़ी बाद, तो इसमें भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स आए हैं क्या? स्मेल और टेस्ट जाना ये बहुत कॉमन लक्षण था पहले वाली वेव में। डेल्टा वेरिएंट में भी यह चीज़ देखने में मिली थी, लेकिन ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें स्मेल और टेस्ट बहुत ही कम मात्रा में जाते हैं। बहुत कम ही पेशेंट्स हैं जिनमें ये लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है। इसमें मेनली जो सिम्टम्स आते हैं जो कि नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं, खांसी होना, जुकाम होना, छींके आना, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना। और अच्छी बात है ये कि इतना लंबा नहीं चलता, 3-4 दिन तक पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद पेशेंट रिकवर होने लगता है। जी, अच्छा सर, इसकी जो जांच है वो कोरोना से अलग कैसे है और इसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? देखिए, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है
ये बेसिकली म्यूटेट हो गया है, जो पहले डेल्टा वेरिएंट था उससे म्यूटेट हो गया है। तो जो कोविड टेस्ट होता है वो तो पॉजिटिव बताएगा कि कोविड है पेशेंट को। ओमाइक्रॉन है या नहीं ये जीन सीक्वेंसिंग से पता चलता है। तो जीन सीक्वेंसिंग में पता चलेगा कि वो जो म्यूटेंट वायरस है वो चीज है या नहीं है। तो नॉर्मल जो टेस्ट है वो वही है जो अपन नॉर्मली करते हैं, नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब से RT-PCR लेते हैं। पर अगर अपन जानना चाहें कि ये वेरिएंट अलग है तो उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत है। ये इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि कितनी मात्रा में ओमिक्रॉन इंडिया में है ये पता लगाने के लिए थोड़े समय बाद चांसेस यही होंगे कि ज़्यादातर पेशेंट ओमिक्रॉन के होंगे, तो फिर जीन सीक्वेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, अगर मान लीजिए जैसे लोगों में एक डर है कि जैसे कि आपने बताया कि सेम है, तो मान लीजिए अगर कोई सेंटर पे जाता है, टेस्ट लैब पे जाता है, तो उसको जैसे स्वाब लिया जाता था वैसे ही लिया जाता है या उसके कुछ तरीकों में बदलाव किया गया है? जी नहीं, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। वैसे ही जो थ्रोट से, गले से और नाक से स्वैब लिया जाता है, बिल्कुल सेम तरीके से इसकी जांच की जाती है। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव आता है, तो उसको फर्दर टेस्ट के लिए जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चले कि कौन सा वेरिएंट है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे मतलब इसकी जीन सीक्वेंसिंग और जो टेस्ट है उसको लेके मतलब लोगों में एक भ्रम था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सेंटर पे जाएं और उसमें उनको टेस्ट में के तरीके में कुछ अलग से तरीका हो जिससे उन्हें कोई दिक्कत हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से। जो कहा जा रहा है कि जैसे ओमिक्रॉन के मतलब स्प्रेडिंग की कैपेसिटी काफ़ी, तो इससे बचाव का जो तरीका है जो कोरोना गाइडलाइंस है वैसे ही है या कुछ उसमें नया है? नहीं, बिल्कुल जो गाइडलाइंस हम लोग पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क, वही सेम गाइडलाइन फॉलो करनी है, पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं जिसको कोविड डिजीज़ है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, तो उसमें पहले जितने चांसेस थे डेवलप करने के या एक्वायर करने के इन्फेक्शन, उससे ज़्यादा चांसेस हैं। पर वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन 3 चीज़ों का पालन करना है। जी, अच्छा, अभी एक नई मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें ये कहा गया है कि अभी जो पहले लोग कपड़े के मास्क लगा लेते थे क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट का जो कोरोना वायरस था उसकी साइज़ बड़े थे और इसके साइज़ छोटा है। लोग कहा जा रहा है कि अभी है ना कपड़े के मास्क से काम नहीं चलेगा, अब सामने वाले को भी N95 यूज़ करना पड़ेगा, जो लगा रहा है उसको भी N95 करना पड़ेगा। इसके बारे में आपके क्या राय है? देखिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट्स के, उनके जो लोड होता है, पेशेंट वायरल लोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में N95 मास्क डेफिनेटली, हम सब लोग जानते हैं कि N95 इज़ अल्टीमेट प्रोटेक्शन। पर ऐसा नहीं है कि N95 ही से ही बचाव होगा। जो अपन रूटीनली मास्क अभी तक यूज़ करते आए हैं, कपड़े के मास्क, 3 प्लाई मास्क, बस ये ज़रूर है कि दोनों अगर वो मास्क पहनेंगे, स्प्रेडर भी पहनेगा, जिसको मिलने के चांसेस हैं वायरस, वो भी पहनेगा, तो काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। ये ज़रूर अभी क्लियर नहीं है, आगे कुछ स्टडीज़ से पता चलेगा जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे कि कितना बचाव है मास्क से, स्पेसिफिकली इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट से कितना बचाव हो रहा है नॉर्मल मास्क से। ये आगे जब जैसे जैसे ये वायरस आएगा उससे पता चलेगा। पर हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें। जब तक ये चीज़ क्लियर हो तब तक जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, स्पेशली जिनके दूसरी बीमारियां हैं, वो जब तक कोशिश करके अच्छा मास्क पहने, N95 मास्क पहने या डबल मास्क पहने, जिससे कि काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। जी बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, में अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद से भी हम बात करेंगे ओमिक्रॉन और उससे बचाव के तरीकों पे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के से आफत में, और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं डॉक्टर पुनीत रिजवानी जी। आप सीनियर फिजिशियन हैं और अब वर्तमान में आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के हेड भी हैं। आपको 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। सर, अब बात कर रहे थे कि ओमिक्रॉन को लेके, सर जो आप बात कर रहे थे, जो कोमॉर्बिडिटी मतलब जिसको क्रॉनिक डिजीज़ है किसी से या फिर पहले से कोई बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उनको इसकी गंभीरता हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए?
ये कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब मैं समझा दूं सबसे पहले कि कोमॉर्बिडिटीज़ वो होती हैं जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी। ये सब चीज़ें अगर है पेशेंट को, जिनके फेफड़े किसी भी रीज़न से कमज़ोर हैं, सीओपीडी है, स्मोकर रहे हैं, सांस में दिक्कत रहती है, या पुरानी टीबी रही है जिसकी वजह से फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ऐसे पेशेंट्स में अगर ये वायरस लग जाता है तो वो काफ़ी घातक हो सकता है। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी तक कोरोना से रिलेटेड पाए गए हैं वो इन्हीं पेशेंट्स में पाए गए हैं। इसीलिए सरकार ने प्रायोरिटी पे ऐसे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए आदेश जारी किए थे, और अभी जो बूस्टर डोज आने वाला है वो भी उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी पे दिया जाएगा 60 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो ये वो श्रेणी है जिनको कि ज़्यादा सावधानी बरतनी है, इनको उसी तरह का नियमों का पालन करना है जो कि लॉकडाउन में पालन किया था। चाहे लॉकडाउन नहीं है पर हमको अपने बचाव के लिए उसी तरह से रहना है, पूरे दिन मास्क पहन के रहना है, घर से बाहर निकलते हैं या फिर हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि खांसी जुकाम हो रहा है या कोई बच्चा है जो बाहर जाता है रोज, क्योंकि इस वक्त बच्चों में देखने में आया कि बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स हो, पता चले कि बच्चे में खांसी जुकाम हो रहा है तो पता चल जाए कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, तो इस चीज़ से अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है। हमको थोड़ी सी घर में भी ऐसे व्यक्तियों को दूरियां बना के रखनी है, प्रॉपर मास्क पहन के रखना है। अगले 1-2 महीने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं, तो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स को स्पेशल ध्यान रखना है। फिर मैं वापस कहूँगा, जिन भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, हालांकि सबको ही लगाना है वैक्सीन, पर कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट भी कई डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। उन लोगों को तो वैक्सीन लगाना ही है। साथ साथ में जैसे किसी के डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होना है तो ध्यान रखना ही रखना है, पर डायबिटीज़ में आपकी शुगर लेवल्स क्या चल रही है, आप अपनी रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप अगर अच्छी शुगर टाइट कंट्रोल रखते हैं, आपका बीपी कंट्रोल रखते हैं, सांस की बीमारी जो है उसको दवाइयों से कंट्रोल रखते हैं, तो इसकी गंभीरता होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपनी बीमारी को डॉक्टर से मिलके देखें, आपकी शुगर्स कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, और पूरी सावधानी बरतें आप। जी अच्छा, जैसे पहले हो रहा था कि अगर कोरोना की जैसे डेल्टा वेरिएंट आया था उसमें कहा जा रहा था कि 14 या 15 दिन में रिपोर्ट्स निगेटिव आ जाती थी, तो ओमिक्रॉन के बारे में क्या किस तरह के रिपोर्ट निगेटिव आने में कितना समय लग रहा है? अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन के पेशेंट्स नहीं आए हैं। जो कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है कि लक्षणों के 4 से 5 दिन में ही उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है। कम लक्षण भी है और नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इतना घातक वायरस या इतना घातक वेरिएंट नहीं है ओमिक्रॉन। जी अच्छा सर, एक और बात आ रही थी, जैसे शुरू में जब कोरोना आया था लगभग 2 साल पहले, तो कहा जा रहा था जिसको एक बार कोरोना हो जाएगा उसको दूसरी बार मतलब होने की आशंका लगभग न के बराबर है, या फिर जब होता भी हो तो उसके सीवियरिटी कम होगी। तो ओमिक्रॉन के बारे में अगर बात करें तो वो किस तरह से हम उसके बारे में क्या परसेप्शन कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात सही है कि जिनको हो चुका है इन्फेक्शन या जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है उनमें कोरोना वायरस नहीं होगा ये नहीं कह सकते, होने के चांसेस हैं। कुछ समय बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो होने के चांसेस तो हैं, पर उसकी गंभीरता काफ़ी कम होएगी। तो जिनको कोविड हो चुका है या जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें इम्यूनिटी तो एस्केप नहीं कर सकती इस वायरस से, पर अगर उनको होता भी है तो उनमें सिम्टम्स भी कम आएंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हद तक कम रहेंगे। जी सर, आपने इम्यूनिटी की बात की, तो जैसे अगर किसी ने 1 साल पहले वैक्सीन लगाई थी, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें मतलब पहले ही और दूसरी डोज लगाए लगभग 1 साल होने को हो गए हैं, और जो दूसरे लोग जिनको बाद में हेल्थ वर्कर्स के बाद में जो लोग आए थे उसमें 6-7 महीने का समय हो गया है। तो अब बात करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी को कैसे पहचानते हैं और किस में कितनी इम्यूनिटी बची होगी, इसको कैसे हम लोग जान पाएंगे? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट होते तो हैं, पर वो एंटीबॉडी टेस्ट के लेवल्स देख के अपन ये सोच लें कि हम काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, वापस नहीं होगा, वो नहीं है। अभी तक ऐसा कोई
क्लियर कट वो टेस्ट नहीं आया जिससे पता चले कि हम लोग इम्यून है। सिर्फ एंटीबॉडीज ही हमें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, टी सेल, बी सेल और इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होते हैं बॉडी में, उनमें कितनी क्षमता है ये पता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पर जो कि अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, इनकी एंटीबॉडीज़ की डिक्लाइन देखी गई है, उसमें यही देखा गया है कि 8 से 9 महीने में धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ कम होने लगती है, कईयों में जल्दी होने लगती है, कईयों में एंटीबॉडी परसिस्ट करती है। तो ऐसे व्यक्तियों को, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या जिन लोगों के कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनको बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता है इस वक्त। जी, वैसे तो हेलो डॉक्टर में हम लोग अक्सर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन चूंकि अभी ओमिक्रॉन पे हम लोग बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पे बात न करें तो शायद वो मतलब हम लोग की बात पूरी नहीं होगी। तो हम डॉक्टर पुनीत रिजवानी जी से कहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और जो पहले से इम्यूनिटी शरीर में है उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाना कोई दवाई नहीं है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी। जी, आपको व्हाट्सएप पे, गूगल पे बहुत ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ, ये खाएंगे, वो खाएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई माध्यम नहीं है। विटामिन सी एक चीज़ है जो कि हर वायरल डिजीज़ में, सिर्फ कोविड में नहीं, हर वायरल डिजीज़ में अगर आपकी विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है बॉडी में तो आप में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हैं। मेन जो चीज़ है वो है कि आप अपनी डाइट पूरी लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, नींद पूरी लें, समय समय पर फ्लूइड्स लेते रहें, फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा रखें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं और न्यूट्रिशियस डाइट लें। यही चीज़ जो है हम लोग कर सकते हैं। बाकी कोई आप दवाई खाएंगे, इम्यून बूस्टर्स खाएंगे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी सर, हम लोग बात कर रहे थे अभी वैक्सीन को लेके, तो अभी जो हमारे देश में जो 2 तरह के मेजर वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये ओमिक्रॉन को रोकने में कितने सफल हैं? देखिए, जो हमारे वैक्सीन्स हैं वो बहुत ही पोटेंट और बहुत ही अच्छे वैक्सीन हैं, जिन्होंने पहले वाले डेल्टा वेरिएंट में भी देखा गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हुए, उनमें इन्फेक्शंस कम हुए, और हुए भी तो बहुत ही साधारण इन्फेक्शन हुआ। तो ये अभी यही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ओमाइक्रॉन के बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में नहीं आए हैं। अगले 15 दिन बताएंगे कि अपने वैक्सीन कितने पोटेंट हैं, कितने प्रोटेक्टिव हैं, पर एक्सपीरियंस से यही लग रहा है कि ये वैक्सीन इस पे भी अच्छा असरदार होगा, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत ही माइल्ड डिजीज़ होएगी। जी, अच्छा, जैसे कहते हैं कि कोई भी वायरस 50 या 40 लेवल तक म्यूटेट होता है, तो अभी हम कोरोना को लेके हम क्या प्रेडिक्शंस, जो हमारे साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कभी इसके और भी वेरिएंट आ सकते हैं या नहीं? देखिए, पहले जो एक्सपीरियंस रहा है 100 साल पहले का स्पेनिश फ्लू का, वो 3 से 4 साल चला था, और ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो वायरस आता है, इतना फैलता है, उसमें म्यूटेशंस होते हैं, कई घातक म्यूटेशंस होते हैं, कई माइल्ड म्यूटेशंस होते हैं। पर इस ओमाइक्रॉन वेरिएंट को देख के पता चल रहा है कि इसकी फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा और माइल्ड है। इसको अपन पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा सकता है कि अगर ये ज़्यादा लोगों में होगा, हल्का असर करेगा, तो ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ बनेगी, और नेचुरल एंटीबॉडी वैक्सीन के एंटीबॉडी से डेफिनेटली बेटर होती है। तो एक कयास लगा सकते हैं कि मेजर जो वेव होएगी वो ये ओमाइक्रॉन की वेव लास्ट मेजर वेव होएगी। उसके बाद जिस तरह से स्वाइन फ्लू आया था, वो इक्के दुक्के केसेस अभी तक आ रहे हैं, उसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बाकी तो समय से ही पता चलेगा। जी, आपने बहुत अच्छा बताया, और ये हम लोगों के लिए एक सुखद समाचार भी हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन का से हो सकता है, संभावना की जा रही है कि ओमिक्रॉन से कोरोना का जो आफत है वो कम हो सकता है। हेलो डॉक्टर में अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद से भी हम लोग बात करेंगे ओमिक्रॉन और इससे बचाव के तरीकों पे। हेलो डॉक्टर में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और हम लोग बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन और कोरोना और उससे बचाव के तरीकों पे। सर, अब अभी तक हमने उसके सिम्टम्स पे बात कर ली है, उसके फैलने के तरीकों पे बात कर ली है। सर, अब हम आते हैं इलाज पे। जैसे बात करें कि हम कोरोना के जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें काफ़ी हाई डोज की दवाइयाँ दी गई, तो ओमिक्रॉन का जो इलाज हो रहा है क्या उसमें डेल्टा से कैसे अलग है?
ओमाइक्रॉन के जो अभी तक केसेस आए हैं उसमें बहुत गंभीरता देखने को नहीं मिली है, ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही कम पेशेंट हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छी बात है कि इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में होएगा। जहाँ तक लंग्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं पेशेंट के, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसमें संभावना यही है कि जो हल्का जो अपन ट्रीटमेंट देते हैं नॉर्मल फ्लू में, नॉर्मल फ्लू हर साल होता है, सबको होता है, तो उसमें अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। तो संभावना यही है कि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही काफ़ी रहेगा, और बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ थी जिसकी पहले स्कैरसिटी रहती थी उनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्टेरॉइड्स की, रेमडेसिविर, इन दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर सबने ऑक्सीजन नापना सीख लिया है, अभी तक हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर है। अगर ये चीज़ होती है तो सावधानी बरतें, अपने ऑक्सीजन लेवल्स देखते रहें। ये भी नहीं मानना है कि ये बिल्कुल ही हल्की बीमारी है, इसमें सब किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अपने कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं और कुछ नॉर्मल पेशेंट्स जिनमें भी हो सकता है, तो ये अगले कुछ 15 दिन, 1 महीना बताएगा कि किस तरह का बिहेव कर रहा है अपने इंडियंस पे। इंडियन की जेनेटिक्स डिफरेंट है, इंडियंस पे कैसे बिहेव कर रहा है ये वेरिएंट, तो ये अगले कुछ समय से ही पता चलेगा। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख के ये कयास लगाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं होने वाली है। जी। और डॉक्टर पुनीत, जैसे कि आपने बताया कि सीवियर नहीं है, लेकिन 1-2 ऐसे केसेस, जैसे एक इंडिया में केस देखा गया है और एक बाहर भी देखा गया है जिसमें डेथ हुई है, तो हम मान लेते हैं कि ये गंभीर नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को हो भी जाता है, तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देखने से लगे कि हाँ अब इसको तत्काल भर्ती कराने की ज़रूरत है, या फिर डॉक्टर को दिखा के ही इलाज लेने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोविड है पॉजिटिव या उसके लक्षण हैं तो डॉक्टर से तो संपर्क करना ही है। वही बताएंगे कि किस लेवल पे आपको एक्टिव होना है। अभी तक जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो मेनली उन्हीं में देखने को मिले हैं जिनके पहले से ही कोई बीमारी है। कोई पेशेंट एडमिट है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, लकवे का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, जिनके फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हैं, उनकी ऑक्सीजन लेवल्स पहले से ही कम है फेफड़ों की वजह से। उसमें कोई भी हल्का भी इन्फेक्शन होता है तो वो वैसे भी घातक हो जाता है। तो ये इसी तरह से अपन लें कि जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जहाँ कोविड वायरस का नाम आया वहाँ आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, जैसे बात करें हम लोग डेल्टा वेरिएंट पे, डेल्टा वेरिएंट जिनको हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे मरीज हुए जो रिकवर होने के बाद से पोस्ट कोविड सिम्टम्स आने शुरू हो गए, जिसमें फटीग भी, मतलब लोगों में थकान की समस्या थी, बाद में कुछ लोगों में हार्ट की भी समस्या देखने में मिली। अगर ऐसे लोगों को ओमिक्रॉन होता है तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, डेल्टा जो वेरिएंट था उसका लंग्स पे बाकी काफ़ी ख़राब असर था, जो कि लंग्स में काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता था, फाइब्रोसिस डेवलप करता था, उनके ऑक्सीजन लेवल महीनों तक नॉर्मल नहीं आते थे। ऐसे कई पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं। जी। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक जो ओमाइक्रॉन के केसेस हैं उसका लंग्स पे इतना ख़राब इफेक्ट नहीं है, और अगर लंग्स तक नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम नहीं होते हैं, तो उनमें फाइब्रोसिस होने के चांसेस भी कम है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांसेस काफ़ी कम है। पर जिनके कोविड हो रखा है, जिनके लंग्स ऑलरेडी कोविड की वजह से कमज़ोर हैं, उनमें अगर ये होता है तो उसमें दिक्कत की संभावना हो सकती है। तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी। अच्छा डॉक्टर पुनीत, अभी क्या है कि एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है बच्चों को लेके आ रही है कि हर पेरेंट्स, हर घर में बच्चे हैं, उनको एक चिंता रहती है कि बच्चों का कुछ वैक्सीन नहीं आया है, तो उनके बचाव के लिए आप क्या सलाह देते हैं? क्योंकि आप तो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, तो आप मतलब हर उम्र के लोगों का आप इलाज करते हैं। बच्चों में जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो वैसे भी बहुत माइल्ड होते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट जो आया था वो बच्चों में नहीं हुआ होगा, एसिम्टोमेटिक रहा होगा, या हल्के फुल्के लक्षणों से वो ख़त्म हो चुका होगा, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी। यही एक्सपेक्टेशन हमें ओमाइक्रॉन से भी है। बच्चों में सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं। वैक्सीन अगर नहीं भी है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वैक्सीन आएगा तब लगाने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी उसमें बच्चे जिनमें भर्ती की ज़रूरत पड़ी वो बहुत ही कम थे अडल्ट्स के मुकाबले में। तो इस वेव में भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों में नहीं होने वाले।
जी। अच्छा सर, बूस्टर डोज की हम लोग बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाना चाहिए। ये बूस्टर डोज मतलब किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जो पाठक या दर्शक हैं जो उनको बूस्टर डोज का पता नहीं। तो बूस्टर डोज क्या होगा और ये कैसे हमको कोरोना के वायरस या दूसरे मतलब उसके दूसरे वेरिएंट से बचाएगा? देखिए, बूस्टर मतलब कोई भी चीज़ कमज़ोर पड़ रही है तो उसको बूस्ट करना। जी। आज आप वैक्सीन लगाया है, 8-9 महीने हो चुके हैं, धीरे धीरे उसकी एंटीबॉडीज़ कम होती जा रही हैं, तो उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल जो वैक्सीन लगता है वही वैक्सीन है, कोई अलग वैक्सीन नहीं है। जी। पर वो अपने जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्ट करेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंटीबॉडीज़ का, तो इसी को बूस्टर कहते हैं। कई वैक्सीन्स हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन है, वो हर साल देते हैं, उसको बूस्ट, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसी तरह से ये बिल्कुल वही जो वैक्सीन पहले लगाए हैं वही लगाना है, उससे कि जो कम हो रही है इम्यूनिटी वो वापस बूस्ट होके लेवल पे आ जाएगी। जी। अच्छा, जैसे आपने वैक्सीन का बूस्टर डोज बता दिया कि वैक्सीन के बूस्टर डोज क्या है, लेकिन एक लोगों में एक और जो दूसरा भ्रम है कि भाई मैंने मान लीजिए हमने कोविशील्ड लगाया है, तो अब जो बूस्टर में लगाएंगे तो क्या कोवैक्सीन लगवा सकते हैं या फिर दूसरे कुछ कंपनियों के भी जो वैक्सीन आने वाली हैं उसको भी लगवाया जा सकता है? अभी तक कोई ऐसी स्टडीज़ हैं नहीं सामने जिसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि वैक्सीन चेंज करें या कॉकटेल जिसको कहते हैं मिक्स वैक्सीन लगाएं। अभी ज़्यादा स्टडीज़ इस पे नहीं हुई हैं, इसलिए अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है। यही गाइडलाइन रखें फ़िलहाल के लिए कि जो आपने वैक्सीन पहले लगाया उसी को आप एज ए बूस्टर रिपीट करें। जी। अच्छा, बात करें कि जैसे आपने कहा ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि ढेर सारे ज्ञान आते हैं, लोग उसको अप्लाई करने लगते हैं। तो कोरोना की जो डेल्टा वेरिएंट पे ढेर सारे प्रयोग किए गए, काढ़ा है, लोगों ने कुछ बटियाँ खाई, कुछ अलग अलग चीज़ें। तो ऐसे जो व्हाट्सएप ज्ञान या सोशल मीडिया ज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर है, विटामिन सी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो आप विटामिन सी की गोली लेते हैं, पर अगर आप अच्छी मात्रा में फ्रूट्स खाते हैं तो उससे विटामिन सी वैसे ही पहुँच जाता है बॉडी में। अपनी डाइट अच्छी रखें, जो घर पे आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड है, इस पे ज़्यादा जोर दें बजाय कि दवाइयों पे। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोई काढ़े की ज़रूरत नहीं है आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है जो बताएं कि काढ़े से आप इन्फेक्शन से बचते हैं। गैस्ट्राइटिस और कर सकता है काढ़ा। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, व्यायाम पे ध्यान दें और अपनी अच्छी नींद लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। अच्छा, आपने कहा कि विटामिन सी, लास्ट सवाल है क्योंकि अब समय हमारे पास मतलब पूरा हो चुका है। तो विटामिन सी, अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी लेना पड़े और तो कितने दिन तक ले सकते हैं और उसकी डोज क्या होनी चाहिए? अक्सर लोग लेते रहते हैं उसको, कई महीने तक ले लिया। विटामिन सी की कोई ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई है, अपन ले सकते हैं इसको, लंबे महीनों तक भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक विटामिन है, इसके ओवरडोज बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिला है, तो निरंतर भी लिया जा सकता है इसको। जी। आज के शो में ओमिक्रॉन पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर पुनीत रिजवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए स्टूडियो आए। हेलो डॉक्टर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी दूसरी बीमारी पे किसी दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।